नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका नव भारत निर्माण न्यू इंडिया के इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। एक नए उत्साह के साथ, एक नए उमंग के साथ और एक नई विश्वसनीयता के साथ नव भारत निर्माण आपके सामने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बेहतरीन क्लास प्रस्तुत करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें आज हमारा टॉपिक होगा सार्क एंड बिम्स्टेक। इस क्रम में दोस्तों सबसे पहले आज जो है हम सार्क और बिम्स्टेक को न केवल अलग अलग सेपरेट करके उसको बहुत अच्छे से करने का प्रयास करेंगे, बल्कि सार्क से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो तमाम चीजें भी यहां पर आपको बताई जाएगी। सबसे पहले सार्क जो होगा, उस सार्क की स्थापना कब हुई, सार्क का हेडक्वार्टर कहां पर है, तमाम चीजें जो सार्क से रिलेटेड है उनको बहुत बेहतर तरीके से मैं यहां पर प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। उसके बाद दोस्तों पूरा प्रयास होगा कि सार्क के संदर्भ में सार्क और बिम्स्टेक का हम आपस में कंपैरिजन करें। क्या सार्क की रेलेवेंसी खत्म हो रही है? क्या भारत और पाकिस्तान के आपसी विवादों ने सार्क की अहमियत को कम कर दिया है? जहां एक और दुनिया के तमाम देश, तमाम महाद्वीप क्षेत्रीय संगठनों की ओर बढ़ रहे हैं, वहां हमारे 35 वर्ष पुराने एक क्षेत्रीय संगठन का रीस्टैब्लिश ना होना या स्टैब्लिशमेंट से अभी भी लगभग वो अपने कदम ताल के साथ कदम नहीं मिला पा रहा है, तो हमें यह देखना होगा कि कहीं ना कहीं सार्क में कुछ कमियां जरूर हैं। उन कमियों को कैसे दूर किया जाए? क्या बिम्स्टेक सार्क का एक नया विकल्प बन रहा है? दोस्तों इन तमाम चीजों को यहां पर हम बहुत बेहतर तरीके से करने का प्रयास यहां पर किया जाएगा कि सार्क किस प्रकार से, सार्क का स्थान किस प्रकार से बिम्स्टेक ले सकता है और उसमें भारत की क्या अहमियत हो सकती है, वो बिंदु यहां पर दिखाई जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा, हम वर्ल्ड मैप के माध्यम से सार्क और बिम्स्टेक को समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद दक्षिण एशिया के कौन से देश जो है वो बेसिकली सार्क के अंतर्गत आते हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और भूटान। ध्यान रखना दोस्तों, जब सार्क की स्थापना हुई थी तब तो 7 ही था, लेकिन एक 8वें सदस्य के रूप में अफगानिस्तान को और शामिल किया गया। मैं तो यहां तक कहता हूं कि सार्क जो कहीं ना कहीं अपनी स्थापना से ही एक प्रकार का थोड़ा बीमार संगठन था, उसमें अफगानिस्तान जैसे देश को और शामिल करके क्या आपने सरदर्द को और नहीं बढ़ा दिया है? क्या इसकी बीमारी और अधिक नाजुक नहीं हो गई है? हमें सोचना होगा दोस्तों। और चूंकि हम विद्यार्थी हैं, हम सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए हमारा हक बनता है कि हम नीति निर्धारकों के सामने ये बात प्रस्तुत करें कि क्या अफगानिस्तान के आने से सार्क मजबूत हुआ या कमजोर हुआ। ये पहलू हमें देखने होंगे। तो इसके साथ साथ दोस्तों ये भी पॉइंट हमारा आएगा कि किस प्रकार से सार्क की अहमियत जो है वो हमें बढ़ानी चाहिए, ये पॉइंट भी क्लियर करेंगे। उसके बाद किस प्रकार पहली जो सार्क समिट थी, उस पहली सार्क समिट के अंदर भारतीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी वहां पर पहुंचे थे और उनका शानदार स्वागत HM इरशाद के द्वारा किए गए थे, जो उस समय के तानाशाही राष्ट्रपति थे। इसको भी हम यहां पर देखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा सार्क के बारे में एकदम बेसिक जानकारी आपको देना कि सार्क कहां पर है, कैसे स्टैब्लिश हुआ, वो तमाम चीजें। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा सार्क का ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य ऑफ सार्क क्या है, फिर सार्क के प्रमुख सिद्धांत क्या है, उन सिद्धांतों को देखने का प्रयास करेंगे। सार्क में क्षेत्रीय सहयोग के प्रमुख बिंदु क्या है, जहां पर आपस में कोऑपरेशन स्टैब्लिश करने का प्रयास किया जाएगा, उस बिंदु को हम देखेंगे। साफ्टा क्या है, और साफ्टा से पहले एक चीज और बताना चाहूंगा, यहां पर 2 चीजें आएगी आपके पास। एक आएगा साप्टा, ध्यान रखना, एक होगा SAPTA, जिसको हम कहेंगे साप्टा। इसको बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले 2 हमें पढ़ने होंगे, एक होगा SAPTA, इसको हम कहते हैं साप्टा, और एक होगा साफ्टा। ये दोनों अलग अलग है, इन दोनों को भी हम पढ़ने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि इसका क्या इंपैक्ट यहां पर हुआ था। तीसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, क्या सार्क की रेलेवेंसी कम हो रही है, क्या सार्क की प्रासंगिकता कम हो रही है, इसको भी हम यहां पर पूरा देखने का प्रयास करेंगे दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होगा कि किस प्रकार से बिम्स्टेक एक नए ऑर्गेनाइजेशन के रूप में आया है, बे ऑफ बंगाल इंस्टीट्यूट फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। उस बिम्स्टेक के अंदर कौन से देश आते हैं और वो बिम्स्टेक की कंट्रीज जो है
इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका। किस प्रकार बंगाल की खाड़ी से जुड़े हुए इन देशों ने बिम्स्टेक बना करके एक नई शुरुआत, एक नया आगाज जो है वो हिंद महासागर में किया है, उसको भी हम देखने का पूरा यहां पर प्रयास करेंगे। उसके बाद इस मैप को भी हम देखेंगे कि भारत की क्या स्थिति है और नेपाल और भूटान को क्यों शामिल किया गया, इसको भी हम देखने का प्रयास यहां पर करेंगे। बिम्स्टेक के बारे में एक सामान्य जानकारी में देने का प्रयास करूंगा कि वो एक फॉर्मल इंफॉर्मेशन इसके बारे में क्या है, जहां से आपके एग्जामिनेशन में आपके प्रश्न बन सकते हैं। उसके बाद दोस्तों सार्क के प्रमुख सिद्धांत क्या है, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ सार्क क्या है, उसको भी बताने का मैं प्रयास करूंगा। नेक्स्ट पॉइंट, बिम्स्टेक जो है उस बिम्स्टेक के अंदर लेटेस्ट क्या चल रहा है, उसके सहयोग के कौन से बिंदु हैं, उसको भी हम देखेंगे। बिम्स्टेक एरियाज ऑफ कोऑपरेशन क्या है, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, टूरिज्म, मत्स्य, एग्रीकल्चर, कल्चरल कोऑपरेशन, एनवायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, पब्लिक हेल्थ, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी, पॉवर्टी एलिवेशन, काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम और क्लाइमेट चेंज। ये 14 पॉइंट्स जो है वो बिम्स्टेक के कोऑपरेशन के एरियाज हैं। और दो लेटेस्ट पॉइंट कौन से जोड़े गए हैं, वो है माउंटेन इकोनॉमी एंड ब्लू इकोनॉमी। इन दो पॉइंट्स को यहां पर जोड़ने का प्रयास किया गया है। ये फर्स्ट बिम्स्टेक समिट जो थी, पहले इसका नाम बिम्स्टेक था, उसके बाद बिम्स्टेक हो जाएगा, उसको मैं बताने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार से नाम में परिवर्तित होता गया और बिस्टेक से ये बिम्स्टेक बन जाता है। आप देख सकते हो यहां पर ये श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे, ये भारतीय पीएम श्रीमान मनमोहन सिंह जी, ये भूटान के प्रतिनिधि ये पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड आप देख रहे हो। उसके बाद यहां पर ये बांग्लादेश से, और उसके बाद ये आ गए श्रीलंका से, और ये एक जो है नेपाल से, तो ये हो गए। देखो यहाँ पर ये इंडिया से, उसके बाद ये भूटान से, इंडिया भूटान। नेक्स्ट जो है यहाँ पर ये आ गए श्रीलंका से, ये बेसिकली म्यांमार से, ये आपके थाईलैंड से। तो अब कौन सा देश बच गया, एक देश और इसमें बाकी रह गया, उसको मैं बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि नेपाल, भूटान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये जो है प्रतिनिधि यहां पर है। और ये समिट जो है सेकंड समिट ऑफ थी, ये कहां पर हुई तो ध्यान रखना, ये नई दिल्ली में हुई थी सेकंड समिट। क्या कमियां देखिए आप, एक टाइम फ्रेम पर समिट नहीं हो पा रही, उसको भी देखेंगे। साथ ही साथ थर्ड बिम्स्टेक समिट जो म्यांमार के अंदर हुई, 4 मार्च 2014, उस समय शेख हसीना ने इसमें भाग लिया। और म्यांमार की जो राजधानी है नापीता के अंदर यह समिट हुई थी, उसको भी मैं दिखाने का यहां पर पूरा प्रयास दोस्तों करूंगा। नापीता। नेक्स्ट पॉइंट हम आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी अटेंड्स द 4th बिम्स्टेक समिट। चौथी बिम्स्टेक समिट जो है वो बेसिकली काठमांडू नेपाल के अंदर हुई, और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे उसको भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। यहां पर आप देख सकते हो शेख हसीना जो बेसिकली प्रतिनिधि है बांग्लादेश की इस समिट के अंदर, यहां पर ये भूटान के भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमान, ये म्यांमार की, और ये नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, ये श्रीलंका की प्रतिनिधि हैं, और यहां पर ये आ गए थाईलैंड के। तो यहां पर इन पॉइंट्स को भी आपको बहुत अच्छे से देखना होगा। टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ये पॉइंट्स भी हम देखने का यहां पर पूरा प्रयास दोस्तों करेंगे कि 4th बिम्स्टेक समिट कहां हुई और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे। उसके बाद बिम्स्टेक जो है जिसमें 7 मेंबर्स हैं, ये किस प्रकार इंपॉर्टेंसी को दिखा रहा है। ये दुनिया की 22% पॉपुलेशन का कवर करता है। इनकी कंबाइंड जीडीपी जो है वो $2.7 ट्रिलियन है। 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स ट्रेडेड गुड्स क्रॉस ओवर द बे एवरी ईयर। दुनिया का 1/4 जो वर्ल्ड ट्रेड है वो इस बे ऑफ बंगाल से गुजरता है, उसमें इसकी इंपॉर्टेंसी और है। 6 फोकस एरिया जो है ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड फिशरीज जो है वो बेसिकली बे ऑफ बंगाल से जुड़ा हुआ है।
अभी फर्स्ट समिट जो है वो बेसिकली आपको पता है थाईलैंड में हुई थी, और अभी नेपाल के बाद आपको पता है कि श्रीलंका इसका चेयरपर्सन बन गया है। इसकी स्थापना जो है बैंकॉक डिक्लेरेशन के तहत 1997 में हुई थी, और ये आप देख सकते हो इसकी फुल फॉर्म, ये भी एक पेज के माध्यम से पूरा आपको दिखाने का यहाँ पर प्रयास किया गया है, तो इसको भी हम देखेंगे। उसके बाद कोऑपरेशन ऑफ इंडिया इन बिम्स्टेक, भारत का क्या कोऑपरेशन बिम्स्टेक के अंदर है उसको भी हम देखने का प्रयास यहां पर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद में ये परमानेंट सेक्रेटरीट ऑफ बिम्स्टेक है, और ये बेसिकली ढाका के अंदर है। ध्यान रखना आप लोग, इसका ये बिल्डिंग कहां बनी हुई है, ये बेसिकली ढाका में है, बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर जो बनाया गया है। उसके बाद लेटेस्ट जो है बिम्स्टेक की जनरल सेक्रेटरी कौन है उसको भी हम चर्चा यहां पर करने का प्रयास करेंगे। और सार्क वर्सेस बिम्स्टेक, सार्क और बिम्स्टेक की एक तुलनात्मक अध्ययन भी यहां पर किया जाएगा, ताकि आपको चीजें और गहराई से समझ में आए। और ये पूरा आप देखिए, बिम्स्टेक एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है कि आप ये पार्ट देखोगे तो ये बेसिकली आता है आपका साउथ एशिया, जिसको हम कहते हैं दक्षिण एशिया, और ये पार्ट आता है साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया। अगर आपसे पूछे कि वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया दोनों को जोड़ता है, तो उसका नाम बिम्स्टेक होगा। आप कहोगे सर ऐसा क्यों, तो इसलिए कि सार्क के अंदर बिम्स्टेक के अंदर 5 देश ऐसे हैं जो साउथ एशिया से आते हैं, और 2 देश ऐसे हैं जो बेसिकली साउथ ईस्ट एशिया से आते हैं। इसलिए इन दोनों को, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया को जोड़ने वाली जो बे है उसका नाम बे ऑफ बंगाल है, और इस आधार पर इसका नाम जो है बे ऑफ बंगाल से इसको स्टार्ट किया गया। तो इसको भी हम देखने का प्रयास यहां पर करेंगे। उसके बाद तो ये पॉइंट्स आज हमारी इस पूरी क्लास में होंगे, एक एक पॉइंट में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। साथ ही साथ सार्क को स्पेशली मैं फोकस करूंगा कि सार्क की इंपॉर्टेंस कम क्यों हो रही है, इन दोनों का बताते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले दोस्तों यहां से देखिए, सबसे पहले मैंने यहां पर ये लिखा सार्क। सबसे पहले आप सार्क को देखिए। सबसे पहले सार्क जब आप देखोगे तो सबसे पहले दिमाग में आपके पहला क्वेश्चन आएगा कि सर सार्क का पूरा नाम क्या है। सार्क का पूरा नाम क्या है, तो दोस्तों उसका पूरा नाम है साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। रीजनल कोऑपरेशन, ये बेसिकली सार्क का पूरा नाम है। और सार्क को हिंदी में क्या कहते हैं, तो हिंदी में इसको कहते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन जो है, इस नाम से इसको जाना जाता है। फिर क्वेश्चन आपके पास में आएगा कि सार्क जो है इसकी स्थापना कब हुई, तो ध्यान रखना एक समिट होती है सबसे पहले 7 से 8 दिसंबर 1985, मतलब जस्ट आज के 35 साल पहले लगभग 7 से 8 दिसंबर 1985 को। और कहां पर हुई, तो ये हुई थी ढाका के अंदर। इसलिए हम कह सकते हैं ढाका बांग्लादेश की राजधानी में इसकी पहली समिट हुई थी, वहीं पर इसका पूरा घोषणा पत्र तैयार किया गया था। इसलिए 7 से 8 दिसंबर 1985 को ढाका में इसकी स्थापना होती है। फिर आप देखिए कि इसका मुख्यालय कहां पर है, और मैं कह रहा हूं कि 2 चीजें यहां पर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस कराती है कि पहली बात तो इसकी स्थापना जो है वो बेसिकली उस समय भारत में होनी चाहिए थी, क्योंकि भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है। भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। आप देखिए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना हो रही है ढाका में, और उस समय ढाका में आपको पता है राष्ट्रपति कौन थे, HM इरशाद थे। और HM इरशाद जो थे दोस्तों, ध्यान रखना आप लोग, HM इरशाद बेसिकली बांग्लादेश के तानाशाही राष्ट्रपति थे। बांग्लादेश के ये डिक्टेटर थे। 2 आते हैं, एक तो रहमान और दूसरे ये, तो HM इरशाद उस समय थे और ये तानाशाही राष्ट्रपति थे। इनके समय इसकी स्थापना होती है। और आप सोचिए कि एक ऐसे व्यक्ति के समय इसकी स्थापना हो रही है जब वहां खुद उस देश में डेमोक्रेसी नहीं है। और डेमोक्रेसी ना होना दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना, कहीं ना कहीं एक कोऑपरेशन को कम करता है। जबकि आप देखिए यहां पर बात की जा रही है क्षेत्रीय सहयोग की, रीजनल कोऑपरेशन की।
रीजनल कोऑपरेशन कैसे होगा जब बांग्लादेश जैसे देश के अंदर वहां जिसकी स्थापना हो रही है वहां पर एक तानाशाही है। और उस समय आप लोग ध्यान रखना 1985 में उस समय भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों, तो आप लोग ध्यान रखना उस समय भारतीय पीएम थे श्री राजीव गांधी। उस समय राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे। यहां पर यह बिंदु भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद इसका मुख्यालय आप देखिए दोस्तों, मुख्यालय जो है वो ऐसी जगह बनाया जहां इजीली आदमी पहुंच नहीं सकता। काठमांडू के अंदर, काठमांडू नेपाल के अंदर। आपने इसको दिल्ली में बनाना चाहिए था या बॉम्बे में बनाना चाहिए था ताकि आपको पॉजिटिविटी आती वहां से। काठमांडू जो है वैसे भी आपको पता है कि इतना कंफर्टेबल पहुंचने के लिए नहीं है। अगर सार्क के मिडिल में कोई देश है तो भारत है। काठमांडू शानदार सिटी है, कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर सार्क के आप सदस्य देखोगे तो वहां से इजीली अगर कोई नोडल सिटी माना जाता है तो दिल्ली या बॉम्बे माना जाता है। तो वहां पर भी एक गलती यहां पर हुई। एक बार आईएएस जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि सार्क की स्थापना किस घोषणा पत्र के तहत हुई थी, तो आप लोग ध्यान रखना, अगर मैं यहां पर डिक्लेरेशन लेटर की बात करूं, घोषणा पत्र की बात करूं, तो आप लोग ध्यान रखना सार्क की स्थापना बेसिकली जहां पर स्थापना होती है उसी सिटी के नाम पर बनता है। तो इसकी स्थापना हुई है ढाका घोषणा पत्र के तहत, अंडर द ढाका डिक्लेरेशन लेटर के तहत इसकी स्थापना होती है, ढाका घोषणा पत्र के तहत। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखोगे। उसके बाद आपसे पूछे कि किस दिन सार्क डे मनाया जाता है, किस दिन सार्क दिवस मनाया जाता है, तो यहां पर दोस्तों आपका उत्तर होगा बेसिकली 8 दिसंबर जो है वो हर साल सार्क दिवस के रूप में मनाई जाती है। ये बेसिक पॉइंट है जो एक आम बच्चे को पता होने चाहिए। सबसे पहले साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, उसका घोषणा पत्र ढाका घोषणा पत्र के नाम से रहता है, ढाका डिक्लेरेशन लेटर। और सार्क डे कब बनाते हैं, तो सार्क डे बेसिकली 8 दिसंबर को मनाया जाता है। एक पॉइंट और कि सर जब सार्क की स्थापना हुई तब उस समय सार्क के संस्थापक देश कौन से थे, फाउंडर कंट्रीज ऑफ सार्क, तो यहां पर आपका उत्तर होगा सार्क के संस्थापक देशों में सबसे पहले उस देश का नाम लिख लो जो इस पूरे रीजन का सबसे बड़ा देश है, दक्षिण एशिया का। तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश जो है वो भारत है, चाहे क्षेत्रफल के हिसाब से लें और जनसंख्या के। नंबर 2 जहां पर इसकी स्थापना हुई तो आपका उत्तर होगा बांग्लादेश। उस देश का नाम हमें जरूर पढ़ना चाहिए दोस्तों जिसने सार्क की हालत को बिगाड़ने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की, उसका नाम है पाकिस्तान। और देखिए अभी लेटेस्ट 2016 में जब पाकिस्तान में होना था तो भारतीय पीएम गए नहीं, उसके बाद सार्क की समिट ही नहीं हुई। तो तीसरा देश जो है पाकिस्तान, और चौथा देश जो है आपको पता है नेपाल, और 5वां आपका होगा भूटान, और 2 देश जो है वो हिंद महासागरीय द्वीपीय देश है। एक का नाम हो गया श्रीलंका और एक आपका हो गया मालदीव। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसा कौन सा राष्ट्राध्यक्ष है जिसने सार्क की सबसे अधिक मीटिंग को ज्वाइन किया है, तो आप लोग ध्यान रखना दोस्तों मालदीव के हैं वो। मालदीव की राष्ट्रपति रहे, और मालदीव के राष्ट्रपति कब से कब तक रहे, आप लोग ध्यान रखना 1978 से लेकर 2008 मतलब 30 साल तक रहे। उनका नाम था मेमून अब्दुल गयूम। और ध्यान रखना दोस्तों मेमून अब्दुल गयूम एक ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने सबसे अधिक सार्क समिट को ज्वाइन किया था। तो यहां पर आप मेमून अब्दुल गयूम को भी यहां पर याद रखना। अब आप कहोगे सर सार्क में आपने 8 देश बताए, 8वां देश कौन सा है, तो 8वां देश जो है वो हम रेड कलर में लिखते हैं क्योंकि उनके आने के बाद तो हमारे हालात ही खराब हो गए। वो नाम है, हालांकि उनको लाने में सबसे बड़ी भूमिका भारत की रही है, वो है अफगानिस्तान। मैं तो कहूँगा दोस्तों पहले ही बीमार, एक बीमारी के रूप में सार्क पहले ही हाँफ रहा था और आपने फिर एक बीमार देश को शामिल करके इसकी बीमारी के मर्ज को और ज्यादा बढ़ा दिया। मतलब क्या आवश्यकता थी यार, आप क्या सार्क आपका इतना मजबूत था क्या कि आपने आपस में कोऑपरेशन पूरा कर लिया था कि एक और लेके आए कि नहीं भाई साहब हमें हमारे पास कमी पड़ रही है, और लेके आए भी तो किसको, अफगानिस्तान को। क्या अफगानिस्तान के बिना आपका काम नहीं चल सकता था?
आपको पता है कि पूरी दुनिया में अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जिसे साम्राज्यों का कब्रिस्तान कहा जाता है, जिसे साम्राज्यों का कब्र कहा जाता है। जो साम्राज्य, जो पावर यहां पे आई वो कब्र बन गई, और आप अफगानिस्तान को लेके आ रहे हो। और हम किसी और की आलोचना नहीं कर रहे हैं। इस क्रम में अफगानिस्तान को सार्क में लाने वाला कोई कंट्री जो था उसका नाम बेसिकली भारत ही था। और अफगानिस्तान कब शामिल हुआ दोस्तों, तो आप लोग ध्यान रखना, अफगानिस्तान सार्क में शामिल होता है 14वें सम्मेलन के अंदर। 14th जो सार्क समिट थी, उस 14th सार्क समिट के अंदर अफगानिस्तान शामिल होता है। और 14th समिट आपको पता है दिल्ली में हुई थी, और आप लोगों सर कब हुई थी, तो 2007 के अंदर ये हुई थी। तो सबसे पहले तो बेसिक पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए और आने चाहिए, और मैं लिखकर इसलिए समझाता हूं ताकि चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रहे। ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले बेसिक पॉइंट। अब यहां पर अभी लेटेस्ट एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि वे कौन से देश हैं जो बेसिकली सार्क में, देखिए आप फाउंडर कंट्रीज में नंबर 1 आप यहां से, नंबर 1 इंडिया, नंबर 2 नेपाल, नंबर 3 भूटान, नंबर 4 बांग्लादेश, नंबर 5 श्रीलंका, नंबर 6 मालदीव, और नंबर 7 जो है पाकिस्तान, और एक को लदकर और लाए जिसका नाम है अफगानिस्तान। 8 देश हैं। और वैसे भी आपको पता है अफगानिस्तान दक्षिण एशिया में आता भी नहीं है। आप जबरदस्ती शामिल कर रहे हो तो बात अलग है। अदरवाइज आप माजिद हुसैन की बुक पढ़ेंगे या खुल्लर की बुक पढ़ेंगे तो अफगानिस्तान को साउथ एशिया में नहीं लिया गया। लेकिन चूंकि मान लेते हैं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है तो आपने शामिल कर लिया, लेकिन थोड़ा सा बच के रहो तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। उसके बाद एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि आपको पता है कि जब कई बार सार्क एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन रहा है कि जैसे ही समिट शुरू हुई उसमें पाकिस्तान बस एक ही राग अलापता है, कश्मीर। जबकि सार्क का पहला सिद्धांत है कि सार्क के सदस्य राष्ट्र अपने द्विपक्षीय मुद्दों को सार्क के प्लेटफॉर्म पर नहीं उठाएंगे, क्योंकि अगर द्विपक्षीय मुद्दों को उठाने लग गए तो सार्क खत्म हो जाएगा। और वही हुआ कि भारत पाकिस्तान की कोई लड़ाई हो सकती है, इंडिया नेपाल की लड़ाई हो सकती है, इंडिया भूटान के बीच विवाद हो सकता है, पाकिस्तान अफगानिस्तान का विवाद हो सकता है, श्रीलंका मालदीव का विवाद हो सकता है। लेकिन यह कहा गया सार्क के सिद्धांत में कि सार्क के देश जो है आपसी द्विपक्षीय मसलों को यहां पर नहीं उठाएंगे। लेकिन इन्होंने उठाने की कोशिश की, इससे विवाद बढ़ता गया और सार्क कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता गया। इसलिए जैसे कई बार क्या होता है कि दो भाइयों में लड़ाई होती है, जब भी बैठते हैं 2 भाई 3 भाई 4 भाई लड़ते हैं आपस में, तो कहा भाई कुछ जब भी सार्क की समिट हो, जब भी घर में बैठक हो, तब मामा जी को भी इनवाइट कर दिया जाए। 3 मामा 4 मामा जब बैठेंगे तो कम से कम लड़ेंगे नहीं। आपको सर यहां मामा जी का मतलब क्या है? यहां मामा जी का मतलब है कि सार्क में कुछ देशों को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया, जिसको हम कहते हैं ऑब्जर्वर। वो भी आएंगे और बातचीत करेंगे। तो सार्क में पर्यवेक्षक सदस्य कौन है उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा। सार्क के पर्यवेक्षक मेंबर कौन से हैं? द ऑब्जर्वर मेंबर ऑफ सार्क, उसमें नाम आता है दोस्तों नंबर 1 चाइना का। चाइना, जापान, यूरोपियन यूनियन, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, मॉरिशस, म्यांमार और ईरान। इतने देश हैं। मतलब इनको ऑब्जर्वर का दर्जा यहां पर दिया गया है। इसका भी कोई रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे, कुछ मामाजी ऐसे थे जिन्होंने इन भांजों को लड़ाने का ही प्रयास किया दोस्तों।
उसमें सबसे बड़ा था चाइना। इसलिए सार्क में जब चाइना को इनवाइट किया गया तो उसके रिजल्ट जो है अच्छे नहीं आए, बल्कि उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा। इसलिए आप लोगों से क्वेश्चन पहली बात तो ये पूछे कि सार्क के अंदर पर्यवेक्षक सदस्य कौन से हैं, तो उसमें आपका उत्तर होगा चाइना, जापान, यूरोपियन यूनियन, साउथ कोरिया, अमेरिका, मॉरिशस, म्यांमार और ईरान जो है वो इसके ऑब्जर्वर मेंबर यहां पर है। तो ये पॉइंट आपको यहां पर ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े तो नेक्स्ट पॉइंट आपका होगा, ये देखो फर्स्ट समिट जो हुई थी, फर्स्ट समिट जो 7 से 8 दिसंबर को हुई थी 1985 को, उसमें भारत की तरफ से हमारे रिप्रेजेंटेटिव कौन गए थे, तो भारतीय पीएम थे उस समय श्रीमान राजीव गांधी ने उसमें भाग लिया था। तो ये पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा। आगे बढ़िए, ये बेसिक हो गया। सार्क का ऑब्जेक्ट क्या है, सार्क का ऑब्जेक्ट क्या है, और ध्यान रखना जो जो चीजें बता रहा हूं वहीं वहीं पर सार्क की बीमारियां भी छुपी हुई है। आप कहोगे कैसे सर? आप भी लोग ध्यान रखना, जीवन में अगर सफल होना हो तो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा मिनिमम ऑब्जेक्ट होना चाहिए, मल्टीपर्पज ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, फोकस्ड ऑब्जेक्ट आपका होना चाहिए। जिस संगठन का, जिस व्यक्ति का, जिस छात्र का उद्देश्य बहुउद्देश्य होगा, जैसे हम कह दें कि मुझे तो यार पटवारी बनना है, आईएएस बनना है, एसआई बनना है, अध्यापक बनना है, नेट भी पास करनी है, तो कुछ भी पास नहीं कर पाओगे। आप देखिए, मैं एक एग्जाम्पल बताऊंगा आपको। संघाई सहयोग संगठन SCO वो 4 सालों के भीतर सफल हो गया और आज दुनिया के सबसे सफल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है। लेकिन क्या कारण है कि सार्क जो 35 वर्ष पहले स्थापित हुआ अब तक एक सफल संगठन के रूप में स्टैब्लिश नहीं हो सका? तो यहां पर दोस्तों आप देखोगे तो उसका उत्तर आपको 100% समझ में आएगा कि उसके पीछे का कारण क्या है, उसके पीछे का रीजन क्या है। उसके पीछे का रीजन है सार्क का बहुउद्देशीय होना। तो सबसे पहले तो हम देख लें कि सार्क का उद्देश्य है क्या। ध्यान रखना, सार्क एक बहुउद्देशीय संगठन है, मतलब एक ऐसा संगठन जिसके उद्देश्य जो है वो बेसिकली एक से अधिक है। और वो एक से अधिक उद्देश्य क्या है? नंबर 1, दक्षिण एशिया, क्योंकि ये संगठन कहां का है? साउथ एशिया का। दक्षिण एशिया की जनता के कल्याण, दक्षिण एशिया की जनता के कल्याण एवं उनके जीवन स्तर में सुधार लाना, उनके जीवन स्तर में सुधार लाना। पहला ऑब्जेक्ट आप देखिए कि दक्षिण एशिया की जो पब्लिक है उसका कल्याण कैसे किया जाए और उनके जीवन स्तर में रिफॉर्म्स कैसे किए जाए, जैसे हर देश ने अपने देश में तो कर ही रखा था। दक्षिण एशिया की जनता के कल्याण और उसके जीवन स्तर में सुधार लाना, पहला उद्देश्य। नंबर 1। नंबर 2, दूसरा देखिए, क्षेत्रीय सहयोग की बात कर रहे हैं, लेकिन पॉइंट क्या डाल रहे हैं कि दक्षिण एशिया के सभी देशों की सामूहिक आत्मनिर्भरता में बढ़ोतरी करना, आत्मनिर्भरता में बढ़ोतरी करना, ये पॉइंट यहां पर आएगा। और तीसरा आप देखिए, मतलब दक्षिण एशिया के सभी देश जो है वो सामूहिक रूप से आत्मनिर्भर हो जाए, ऐसा सार्क प्रयास करेगा। तीसरा पॉइंट देखिए, उसके बाद थर्ड पॉइंट था आर्थिक। कोई एक पॉइंट नहीं लिया, देखो, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, वारे मेरे लाडलों, कोई फील्ड छोड़ा ही नहीं, तकनीकी एवं वैज्ञानिक क्षेत्र में सक्रिय सहयोग करना, वैज्ञानिक क्षेत्र में सक्रिय सहयोग करना। ये तो सिविल सेवा के अभ्यर्थी सिद्ध हुए। जब सिविल सेवा के अभ्यर्थी को कहीं पर कोई एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आता है
और उसे जस्ट खानापूर्ति करनी होती है तो वो क्या करता है, ये संगठन आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीक जो आए वो लिख दो। वही सेम काम यहां पर हुआ। कोई एक फील्ड फोकस नहीं किया है। सार्क में आर्थिक ही बहुत बड़ा क्षेत्र है, सार्क में सामाजिक बहुत बड़ा क्षेत्र है, सार्क में सांस्कृतिक बहुत बड़ा क्षेत्र है, तकनीकी बड़ा क्षेत्र है, वैज्ञानिक बहुत बड़ा क्षेत्र है। लेकिन यहां लिख दिया सार्क देश जो है आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्र में सक्रिय सहयोग करेंगे। उसके बाद देखिए फोर्थ, एवं पारस्परिक सहायता में अभिवृद्धि। पारस्परिक सहायता में अभिवृद्धि। और फोर्थ पॉइंट जो है, फोर्थ पॉइंट जो यहां लिख रहा हूं मैं, चौथा पॉइंट, सामान्य हितों के मामले पर, सामान्य हितों के मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपसी सहयोग को मजबूत करना। जबकि हुआ जस्ट इसका उल्टा। कैसे? कि आपसी सहयोग को वहां मजबूत नहीं किया गया। आपसी सहयोग को मजबूत करना तो आपको सर क्या किया गया, आप देखना खुद। मतलब जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच कौन सा है, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र है, और उस संयुक्त राष्ट्र में जाकर के भारत और पाकिस्तान दो इंपॉर्टेंट मेंबर है सार्क के, उसमें पाकिस्तान जो है बार बार भारत के खिलाफ कश्मीर के मुद्दे को उठा रहा है। तो सामान्य हितों के मामले पर एकजुट होने के बजाय ये आपस में लड़ने लगे। जब ऐसा होगा तो आप कैसे कह सकते हो कि सार्क जो है वो एक सफल संगठन के रूप में स्थापित हो सकता है दोस्तों। इसलिए मेरा अपना मानना है कि आपको सार्क का उद्देश्य नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ध्यान रखना आपको यह पूछा जाएगा कि क्या कारण है कि सार्क 4 दशक बाद भी एक सफल संगठन के रूप में स्थापित नहीं हो पा रहा है। उसका एक कारण होगा सार्क का एक बहुउद्देशीय संगठन होना। अगर इसको मल्टीपर्पज ऑर्गेनाइजेशन आपने बना दिया तो यहीं पर इसकी सफलता कम हो गई। आज की तारीख में कोई भी संगठन हो, जैसे यूरोपियन यूनियन को आप ले लीजिए, यूरोपियन यूनियन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा है। आप नाफ्टा ले लीजिए, आप आसियान को ले लीजिए, आप ब्रिक्स को ले लीजिए, एससीओ को ले लीजिए। मैं आपको एससीओ बताऊंगा कि किस प्रकार से एससीओ आगे बढ़ा है। दुनिया में असफल संगठनों की श्रेणी में 2 नाम आते हैं, एक तो सार्क का और दूसरा नेम का, गुट निरपेक्ष आंदोलन का। उसकी भी मैं आपको कहानी सुनाऊंगा, वहां भी कुछ इसी तरह की बातें हैं। तो ये सार्क का ऑब्जेक्ट था। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। सार्क के प्रमुख सिद्धांत क्या है? ध्यान रखना दोस्तों, सार्क के बहुत सारे सिद्धांत हैं, लेकिन 2 सिद्धांतों पर चर्चा मैं आपके सामने करना चाहूंगा। 2 इंपॉर्टेंट, वो 2 इंपॉर्टेंट सिद्धांत कौन से हैं सार्क के? सबसे पहले वो चर्चा मैं करूंगा। नंबर एक पहला है सार्क के मंचों पर, मतलब प्लेटफॉर्म्स पर सार्क देश अपनी द्विपक्षीय विवादों को नहीं उठाएंगे। द्विपक्षीय विवादों को नहीं उठाएंगे, पहला पॉइंट। और ध्यान रखना, मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं कि सार्क देश जो है अपने द्विपक्षीय विवादों को सार्क के प्लेटफॉर्म पर नहीं उठाएंगे। और मैं आपको बता रहा हूं कि सार्क की शुरुआत ही सार्क देश अपने द्विपक्षीय विवादों को उठाकर करते हैं। मतलब सार्क की असफलता का दूसरा कारण है सार्क देशों द्वारा सार्क के पहले सिद्धांत का ही पालन न करना। और दूसरा पॉइंट देखिए दोस्तों, दूसरा है कि सार्क देश एक दूसरे के आंतरिक मामलों में
आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जबकि आप जाओगे ग्राउंड पर, आप देखोगे तो सार्क देश में पाकिस्तान भारत के जम्मू कश्मीर के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। क्या श्रीलंका आरोप भारत पर लगाता कि भारत का तमिलनाडु एलटीटी को सहयोग कर रहा है। तो सार्क के देश जो आपस में एक दूसरे के मामलों में इंटरफेरेंस कर रहे हैं, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि सार्क के प्रमुख सिद्धांत है, नंबर 1, द्विपक्षीय मुद्दों को नहीं उठाया जाएगा और एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। लेकिन इन सिद्धांतों का उल्लंघन हो रहा है। जब इन सिद्धांतों का उल्लंघन हो रहा है तो जाहिर सी बात है, सार्क अपने 4 दशक के बाद भी एक सफल संगठन के रूप में स्थापित नहीं हो पा रहा है। उसके बाद हम आगे बढ़े। सार्क के क्षेत्रीय सहयोग के बिंदु क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि जब सार्क की स्थापना होती है, आपको पता है सार्क की स्थापना 1985 में होती है। लेकिन कोई भी संगठन जब स्टैब्लिश होता है तो उसकी प्रक्रिया जो सार्क की प्रक्रिया जो है निर्माण की, वो बेसिकली पहले ही तैयार हो जाती है। और प्रक्रिया निर्माण में 1983 के अंदर 1983 में, मतलब इसकी स्थापना के 2 साल पहले ही टोटल 9 क्षेत्रों को रेखांकित किया गया था। इन 9 क्षेत्रों में आपस में सहयोग करेंगे। आपस में ये हो जाता ना शुरुआत में कि पहले सबसे पहले एक क्षेत्र में सहयोग करेंगे, तो इतने क्षेत्र निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते। तो प्रक्रिया निर्माण की प्रक्रिया 1983 में 9 क्षेत्रों में सहयोग की बात की गई। अब आपको कि सर वो 9 क्षेत्र कौन से थे जिनमें सार्क में क्षेत्रीय सहयोग की बात की गई? तो वो 9 में आपको सबसे पहले बताता हूं। ये 9 क्षेत्र, 9 में सबसे पहले कि कृषि क्षेत्र में सार्क देश आपस में सहयोग करेंगे। स्वास्थ्य सेवाएं, हेल्थ सर्विसेज, हालांकि अच्छी बात है ये, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी सार्क देशों ने आपस में ऐसा कोई किया है। भारत ने फिर भी तो पहल की है। तीसरा, मौसम विज्ञान, डाक तार सेवा, पोस्टेज सर्विसेज, डाक तार सेवा, दूरसंचार एवं यातायात, कि इसमें आपस में सहयोग करेंगे। फिर कहा कि सार्क देश आपस में खेल कूद को भी बढ़ावा देंगे। इसलिए आपको पता है सार्क गेम्स भी होते हैं, जिसको हम सार्क स्पोर्ट्स के नाम से। सांस्कृतिक सहयोग करेंगे। भारत का घूमर बांग्लादेश में होगा, बांग्लादेश का नृत्य भारत में होगा। कोऑपरेशन किया जाएगा, कल्चरल कोऑपरेशन। साथ ही साथ आपको पता है ये कितने क्षेत्र हुए? पहला, उसके बाद एक क्षेत्र जुड़ा गया ग्रामीण विकास, कि ग्रामीण विकास के क्षेत्र में, रूरल डेवलपमेंट में ये देश आपस में सहयोग करेंगे। और विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भी सहयोग किया जाएगा। तो आप देखिए, सबसे पहले आपसे पूछे कि सार्क की जब स्थापना हुई, उस स्थापना से पहले 1983 में यह डिसाइड कर लिया गया था कि 9 क्षेत्रों में सार्क देश आपस में मिलकर सहयोग करेंगे। वो 9 पॉइंट कौन से थे? कृषि, स्वास्थ्य सेवाएं, मौसम विज्ञान, डाकतार सेवा, दूरसंचार एवं यातायात, खेलकूद, सांस्कृतिक सहयोग, ग्रामीण विकास और विज्ञान और तकनीक। आप लोग ध्यान रखना। उसके बाद इन के बाद 1985 में 3 नए क्षेत्र और जोड़े गए। 3 नए क्षेत्र और जोड़े गए। और जो 3 नए क्षेत्र जोड़े गए वो कौन कौन से थे दोस्तों? उसमें नंबर 1 था कि मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए आपस में सहयोग करेंगे। जबकि आपको पता है कि हकीकत में
सार्क देशों के बीच में मादक पदार्थों की तस्करी बहुत बड़े स्तर पे होती है। मादक पदार्थों की तस्करी रोकना सहयोग का एक बिंदु था। दूसरा, क्षेत्रीय विकास में महिलाओं की भूमिका को बढ़ावा देना। क्षेत्रीय विकास में महिलाओं की भूमिका को बढ़ावा देना। महिलाओं की भूमिका को बढ़ावा देना। और थर्ड पॉइंट आपका आएगा आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त अभियान। और मैं कह रहा हूं कि आज आतंकवाद ने ही सार्क को पूरी तरह से फेल करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है, क्योंकि भारत जो है वो पाकिस्तान द्वारा जो उरी हमला किया गया था, उसके बाद भारत ने कहा कि हम जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को बंद नहीं करेगा, हम सार्क की समिट में नहीं जाएंगे। इसलिए 2016 में जो सार्क की समिट पाकिस्तान में होने वाली थी उसमें भाग नहीं लिया गया। इसलिए यहां पर तो कह रहे हैं कि आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाएंगे, और दूसरी ओर पाकिस्तान अंदर ही अंदर जो है वो बेसिकली भारत में सीमा पार आतंकवाद को जिस प्रकार से बढ़ावा दे रहा था, उससे जो है भारत नाराज हुआ। और आपको पता है 2016 के बाद भारत ने बैठक में भाग लेने से ही मना कर दिया। ये पॉइंट्स आपको आने चाहिए दोस्तों। ये बहुत अच्छे पॉइंट थे जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, साप्टा क्या है? तो पहली बात तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर कोई भी दो देश, इसको हम कहते हैं पीटीए, ये समझौता होता है। पीटीए क्या होता है? इसका पूरा नाम है वरीयतापूर्ण व्यापार समझौता। इसको कहते हैं वरीयतापूर्ण व्यापार समझौता। इसी का इंग्लिश वर्जन जो है उसको हम कहते हैं प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। क्या होगा? जब दो देश व्यापार में एक दूसरे को वरीयता दे, तो उसको हम कहते हैं वरीयतापूर्ण व्यापार समझौता। इस प्रकार के एग्रीमेंट में आयात शुल्क के बजाय एक दूसरे को प्रेफरेंस देने पर ज्यादा बल दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें टैक्स वाला पार्ट तो आगे वाले में आएगा, साफ्टा के अंदर इसमें प्रेफरेंस दिया जाएगा। सपोज कीजिए कि दक्षिण एशियाई देश जो है, मैं एग्जांपल यहां दिखाऊं आपको सबसे पहले इस पॉइंट पर, कि दक्षिण एशियाई देश अगर आपसी व्यापार में एक दूसरे को वरीयता दे तो इस प्रकार के समझौते को हम कहेंगे साफ्टा। जैसे मान लीजिए भारत से चाय मांगी है रूस ने भी, या भारत से चाय मांगी है कजाकिस्तान ने भी और पाकिस्तान ने भी, तो भारत पहली वरीयता पाकिस्तान को दे, इसको हम कहेंगे वरीयतापूर्ण व्यापार समझौता। प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट उसको कहा जाएगा। तो ये बिंदु आपको यहां पर ध्यान रखना है। जब दो देश व्यापार में एक दूसरे को वरीयता दे तो उसी को हम कहते हैं वरीयतापूर्ण व्यापार समझौता। और यहां पर आप देखिए ये साफ्टा का मतलब क्या होगा? यहां मैं लिख दूं SAPTA, तो यहां हो जाएगा SA मतलब दक्षिण एशिया, साउथ एशिया, तो इसका नाम क्या हो गया? दक्षिण एशिया वरीयतापूर्ण व्यापार समझौता। साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट इसका नाम हो जाएगा। साफ्टा का पूरा नाम जो है दक्षिण एशिया वरीयतापूर्ण व्यापार समझौता। यह समझौता कब होता है दोस्तों? तो ध्यान रखना, यह हुआ 1 अप्रैल 1993 को। यह तय हुआ कि साउथ एशिया अर्थात सार्क के देश आपस में एक दूसरे को वरीयता देंगे। ये कौन सी समिट थी? तो ध्यान रखना, ये बेसिकली सार्क का 7वां सम्मेलन था जिसमें निर्णय लिया गया था कि सार्क देश एक दूसरे को वरीयता देंगे 1 अप्रैल 1993 को। और ध्यान रखना ये लागू कब होता है दोस्तों? तो ये साफ्टा लागू हुआ दिसंबर 1995 को। दिसंबर 1995 को। वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, सार्क देशों के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए टैरिफ नियमों में
आदान प्रदान के लिए एक ढांचा प्रदान किया गया ताकि सार्क देश जो है वो आपस में व्यापार में एक दूसरे को वरीयता दे सके। उस समझौते को हम कहते हैं साफ्टा। होने को तो समझौता बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन धरातल पर इसका जो इंप्लीमेंटेशन हुआ वो बहुत कम होता है। एक क्वेश्चन आपसे और पूछे दोस्तों, और वो है, एक और आता है, और वो आता है FTA। FTA क्या होगा तो यहां बताना चाहूंगा। FTA का मतलब होगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जब दो देश व्यापार में एक दूसरे को वरीयता प्रदान करे, साथ साथ वो आयात शुल्क में भी चरणबद्ध तरीके से कमी करे, तो इसको हम साफ्टा कहते हैं, इसको हम FTA कहते हैं, मुक्त व्यापार समझौता। और चूंकि दक्षिण एशिया देशों में हुआ तो यहां पर शब्द आ जाएगा साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, साफ्टा। यहां पे मैं लिख दूंगा साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये वाला। देखो यहां पर ये बेसिकली हो रहा है, यहां पर ये मुक्त व्यापार की बात हो रही है, और यहां पर जो है एक दूसरे को वरीयता देने की बात हो रही है। पहला स्टेप तो यही होगा, उसके बाद ये लागू होगा, ये नेक्स्ट स्टेप होता है। ध्यान रखना साफ्टा कब लागू होता है, तो ये बेसिकली लागू हुआ सबसे पहले तो इसकी घोषणा कब हुई दोस्तों, तो इसकी डिक्लेरेशन जो है वो होती है 6 जनवरी 2004 को। 6 जनवरी 2004 को होती है। और कौन सा समिट था, तो ये बेसिकली 12वां समिट था सार्क का। और सार्क का 12वां समिट बेसिकली कहाँ हुआ था, तो सार्क का 12वां सम्मेलन जो है ये बेसिकली इस्लामाबाद में हुआ था, पाकिस्तान के अंदर, जहां पर यह तय हुआ कि सार्क देश आपस में मुक्त व्यापार में एक दूसरे को देंगे। और ये लागू हुआ 1 जनवरी 2006 से। ये लागू कब होता है, तो लागू हुआ 1 जनवरी 2006 से लागू होता है। तो ये बिंदु भी आप यहां पर ध्यान रखोगे। इसमें कई चरण बनाए गए थे कि स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो ध्यान रखना सार्क देशों के मध्य हुए दो सबसे इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट कौन से हैं, तो उसमें एक नाम आता है साफ्टा का और एक नाम आता है साफ्टा का। नेक्स्ट पॉइंट हम आगे बढ़े। देखिए आप सबसे पहले तो आपसे पूछे कि 18th सार्क समिट कहां पर हुई। 18th सार्क समिट, तो ध्यान रखना 18th सार्क समिट जो है वो बेसिकली नवंबर 2014 के अंदर काठमांडू नेपाल में होती है। काठमांडू नेपाल में होती है। और इसका मोटो था डीपर इंटीग्रेशन फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। और यह समिट जब हुई थी 18 समिट, तब नवंबर में इस समिट के अंदर भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भाग लिया था। भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी जी ने काठमांडू वाले समिट में भाग लिया था। लेकिन आप देखिए जो 19 समिट सार्क की थी, 19 समिट जो थी, जो बेसिकली 2016 में पाकिस्तान के अंदर होनी थी, 19 समिट, उस समिट के अंदर आप लोग ध्यान रखना भारत ने, मतलब कुल मिला के भारत ने इस सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया कि भारत इसका बॉयकॉट करता है। इसलिए 19 समिट एक प्रकार से आप समझ लीजिए हो ही नहीं पाई। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि जब भारत ने इसका बहिष्कार कर दिया तो नेपाल और भूटान भी नहीं गए, मालदीव ने मना कर दिया। तो आप लोग ध्यान रखना जो पाकिस्तान में समिट होने वाली थी 2016 में, वो नहीं हो पाई।
कारण क्या था? इंडिया अनाउंस द बॉयकॉट ऑफ 19 समिट और भारत ने पाकिस्तान पे आरोप लगाया कि एक तरफ सार्क में ये कहा जाता है कि हम क्षेत्रीय सहयोग करेंगे, लेकिन आप तो सीमा पार आतंकवाद में शामिल हैं। मतलब भारत ने पाकिस्तान पर यह एलिगेशन लगाया कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को बंद नहीं करेगा, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बंद नहीं करेगा, आश्रय देना बंद नहीं करेगा, भारत उसके साथ नहीं बैठेगा। इसलिए आप देखिए उसका बड़ा खामियाजा हुआ कि जो रीजनल कॉपरेशन था वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के कारण बंद हो गया, क्योंकि पाकिस्तान लगातार भारत पर हमलों में बाज नहीं आ रहा है। वो चाहे मुंबई अटैक हो, उरी हमला हो, ऐसे बहुत सारे हैं जिसके अंदर ये शामिल है। अब मैं यहां पर लास्ट पॉइंट पर आपके पास आता हूं। क्या सार्क की प्रासंगिकता कम हो रही है? अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास आए कि सार्क की रेलिवेंसी क्या कम हो रही है, तो आप कैसे लिखोगे? अगर ये क्वेश्चन आपका आरएस में जो पूछा जाएगा वो अधिकतम 100 वर्ड्स में पूछा जाएगा, और आईएएस में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये आपका 150 या 250 शब्दों में एक क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो क्या रेलिवेंसी सार्क की कम हो रही है? या मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि क्या सार्क एक अप्रासंगिक संगठन है? तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहां पर एक छोटी सी टू द पॉइंट इसकी भूमिका बनाओगे। सबसे पहले टू द पॉइंट इसकी भूमिका बनाओगे, और उस भूमिका में आप लोग ध्यान रखना क्या लिखोगे? दक्षेस अर्थात सार्क की स्थापना दिसंबर 1985 में, दिसंबर 1985 में ढाका बांग्लादेश में हुई थी। परंतु अपनी स्थापना के 35 वर्ष बाद भी, अपनी स्थापना के 35 वर्ष बाद भी ये क्षेत्रीय सहयोग के नाम पर एक सफल संगठन के रूप में अभी तक स्थापित नहीं हो सका है। अतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विशेषज्ञ इसकी प्रासंगिकता पर ही प्रश्न चिन्ह लगाने लगे हैं, परंतु व्यापक विश्लेषण के द्वारा एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। यह आपका शुरुआत होगी। ऐसे आप स्टार्ट करोगे, जो मैंने बोला उसको आप लिख लेना, यह आप लिख लेना। अब यहां पर यह जो पैरा होगा वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट पैरा होगा। यह पैरा आपका सबसे इंपॉर्टेंट पैरा होगा। यह सत्य है कि पिछले 5 वर्षों से सार्क के सम्मेलन का लगातार न होना, सार्क के देशों का आपस में न मिलना, रीजनल सहयोग की लगातार कमी निश्चित रूप से सार्क की प्रासंगिकता को कम कर रही है। परंतु अगर वैश्विक स्तर पर विश्लेषण किया जाए तो दुनिया भर में क्षेत्रीय संगठनों का महत्व कम नहीं हो रहा है बल्कि बढ़ रहा है। जैसे यूरोप में यूरोपियन यूनियन, मध्य एशिया में एससीओ संघाई सहयोग संगठन, दक्षिण पूर्वी एशिया में आसियान, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में नाफ्टा, अफ्रीका में यूरोपियन यूनियन जैसे संगठनों के माध्यम से वो देश और वो महाद्वीप लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अर्थात 21वीं सदी के अंदर देशों के मध्य फ्री ट्रेड में सीमाओं की भूमिका, सीमाओं की प्रासंगिकता कम होगी, अतः निश्चित रूप से क्षेत्रीय सहयोग बढ़ेगा। अतः आज भी 21वीं सदी में भी सार्क उतना ही महत्वपूर्ण है जितना 1985 में था। अर्थात सार्क प्रासंगिक है। आवश्यकता इसे समाप्त करने की नहीं, बल्कि आवश्यकता इसमें सुधार करने की है।
जैसे सार्क देश सबसे पहले सार्क को रिकंस्ट्रक्ट करके, पुनर्निर्मित करके, इसके उद्देश्य को बहुउद्देश्य न बनाकर फोकस ऑब्जेक्ट रखे। सार्क के देश सार्क के सिद्धांतों का पालन करें, अर्थात द्विपक्षीय विवादों को सार्क के प्लेटफॉर्म पर न उठाएं एवं एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करें। भूमंडलीकरण के इस युग में दक्षिण एशिया वरीयतापूर्ण व्यापार समझौता अर्थात साफ्टा एवं दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौता अर्थात साफ्टा को ग्राउंड पर लागू करके उसका सही इंप्लीमेंटेशन करें। सार्क सम्मेलन में की जाने वाली घोषणाओं को केवल घोषणा न बनाएं, बल्कि उसे जमीन पर लागू करें। साथ ही साथ सार्क के कुछ देश जैसे पाकिस्तान द्विपक्षीय मुद्दों से बाज आए। अतः स्पष्ट है कि सार्क में सैद्धांतिक, वैचारिक और धरातल के पटल पर कई रिफॉर्म्स करके सार्क को प्रासंगिक बनाया जा सकता है। तो आपको इसको ऐप, भले ही आप कह सकते हो कि इसकी प्रासंगिकता कम हो रही है, लेकिन ऐप प्रासंगिक आज भी नहीं है। ये पॉइंट आपका होगा सार्क के अंदर। तो ये अभी ऐसा क्वेश्चन बना नहीं है, लेकिन आप लोगों को पता है लगातार न्यूज़पेपर्स में ये एनालिसिस चल रहा है, इसलिए एग्जाम के पॉइंट से क्वेश्चन आ सकता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट आपका होगा बिम्स्टेक। बिम्स्टेक क्या है? देखिए आप दोस्तों, बिम्स्टेक स्टैंड फॉर, इसका पूरा नाम जो है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। कौन से देश इसमें शामिल है? उसमें जो शामिल है, नंबर 1 हमारा प्यारा भारत। सबसे पहला देश जो है वो बेसिकली हमारा प्यारा भारत, इसका सबसे मेन मेंबर है। नंबर 2 नेपाल, नंबर 3 भूटान, नंबर 4 बांग्लादेश, नंबर 5 म्यांमार, नंबर 6 थाईलैंड और 1 बच गया यहां पर, ये 7 श्रीलंका। ये 7 देश मिलकर के बिम्स्टेक को पूरा करते हैं, ये 7 देश मिलकर। लेकिन सबसे पहले आप कहोगे सर कि थोड़ी सर हमें बिम्स्टेक की कहानी तो समझा दो कि बिम्स्टेक एग्जिस्टेंस में कैसे आता है। तो वो सामान्य जानकारी मैं आपको एक पेज पे अलग से देता हूं। ये देखिए आप कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें दक्षिण एशिया के 5 देश शामिल हैं, दक्षिण एशिया के 5। और ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ये इंडो चाइना प्रायद्वीप वाला है, इसको हम कहते हैं दक्षिण पूर्वी एशिया। और यहां पर मैं कहना चाहूंगा दक्षिण पूर्वी एशिया के 2 देश, कुल मिला के 5 + 2 = 7 देश यहां पर टोटल आते हैं। तो ये पॉइंट आपको यहां पर याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बेसिक जानकारी, बिम्स्टेक के बारे में बेसिक जानकारी आपको देना बहुत जरूरी है। पहले आप देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो नाम आता है वो नाम आया सबसे पहले बिस्टेक के रूप में। मतलब सबसे पहले जो नाम आता है वो बेसिकली बिस्टेक के नाम से आता है। और बिस्टेक क्या था, तो मैं बताऊं आपको कि सबसे पहले जून 1997 में, जून 1997 में 4 देशों ने मिलकर, 4 देश सबसे पहले मिलते हैं और उन 4 देशों ने क्या किया, अपने नामों के पहले अक्षर से एक संगठन बनाया। अब 4 देशों को आप देखोगे तो नंबर 1, इसको मैं इंग्लिश में लिखूंगा तो ज्यादा सही रहेगा। 4 देश जो आए उसमें नंबर 1 आप देखिए, वो 4 देश थे बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका
थाईलैंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, इकोनॉमिक कॉपरेशन मतलब आर्थिक सहयोग के लिए 4 संगठन आते हैं, 4 देश आते हैं, सॉरी, वो 4 देश जो है बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। अब इनकी क्या ये जुगलबंदी थी, देखो आप, नंबर 1 इंडिया, नंबर 2 श्रीलंका, नंबर 3 बांग्लादेश और चौथा यहां पर हो गया थाईलैंड। तो म्यांमार ने कहा यार हमें भी शामिल कर लेते हैं इसमें, हमने कौन सा पाप किया, आप लोग, आपका नाम भी अच्छा हो जाता, आपका नाम भी अच्छा हो जाता, हमें भी शामिल कर लेते। तो उन्होंने कहा ठीक भाई आप भी आ जाओ, क्योंकि आप हमारे से जुड़ जाओगे। क्योंकि एक देखो यहां से हम स्टार्ट करें तो ये ऐसे बना, तो बीच में ये म्यांमार भी आता है, इसको लिया ही नहीं उन्होंने। तो म्यांमार ने कहा कि हमें भी ले लो यार, आपका नाम भी अच्छा हो जाएगा। तो आप देखिए फिर क्या होता है, दिसंबर 1997 की बात है, दिसंबर 1997 की बात है, और इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर म्यांमार भी शामिल हो गया। जब उसने रिक्वेस्ट किया भाई हमें भी शामिल कर लो, म्यांमार के शामिल करते ही आपको पता है दिसंबर 1997 में बिस्टेक जो था वो बेसिकली बदला, और बिस्टेक में एम और डाल दीजिए आप, तो ये नाम हो गया बिम्स्टेक, ये नाम हो गया बिम्स्टेक। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमारी एक आदत है उड़ता तीर लेने की, हमने उड़ता तीर पकड़ा किस रूप में, म्यांमार में। आपको पता है कि भारत के 2 साइड में 2 देश ऐसे हैं जो समस्याओं से एकदम भरे हुए हैं, और उनको शामिल करना, जैसे सार्क में अफगानिस्तान को शामिल करना और बिस्टेक में म्यांमार को शामिल करना, ये ठीक वैसे ही है कि आप बेल मुझे मार। जब म्यांमार का इतिहास बता रहा है कि पिछले 70 वर्षों में वहां पर 55 साल तक सैनिक शासन रहा है, और आप देखिए वापस 2021 में वहां पर सैनिक शासन स्टैब्लिश हो गया है, तो आप कैसे कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन बनाएंगे उनके साथ में। और मैंने अफगानिस्तान के बारे में पहले कह दिया, इसको सार्क में शामिल किया गया था, उसे साम्राज्यों का कब्रगाह कहते हैं। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि इतना ही हुआ कि बिस्टेक में यहां पर नाम को बेहतर करने के लिए एक देश को और शामिल कर दिया गया, और नाम के बीच में यहां पर आ गया ये एम, तो हो गया बिम्स्टेक। लिखने में भी अच्छा लगा और याद करने में भी अच्छा हुआ, बिम्स्टेक। और ऑब्जेक्ट क्या था दोस्तों इसका ऑब्जेक्ट था इकोनॉमिक कॉपरेशन, कि बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड के बीच में इकोनॉमिक कॉपरेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। लेकिन म्यांमार और हो गया चलो और इकोनॉमिक कॉपरेशन को बढ़ावा देंगे। उस समय तक यह तय नहीं हो पाया कि बिम्स्टेक का पहला सम्मेलन कब, इसकी समिट कितने साल पे होगी, इसके सिद्धांत क्या हैं, कुछ नहीं, सीधा बना दिया गया। जब ऐसा हुआ तो फिर कुछ 2 देश और रह गए, बात आ गई फरवरी तक। फरवरी 2004 में 2 देश, अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं तो ये रहे नेपाल और भूटान। इन्होंने कहा कि हम तो वैसे लैंडलॉक हैं, हमें ही शामिल कर लेते तो आपका इकोनॉमिक कॉपरेशन और अच्छा हो जाता। और भारत को कहा कि हमने तो हमेशा आपका सहयोग ही दिया, हम तो आपकी तरफ ही देखते हैं, हमारा कोई और है भी कहां। ऐसे करके जो सहानुभूति की, उन भावनाओं में भारत बह गया, और भारत ने कहा बाकी देशों से कि भाई इन 2 को और शामिल करो। तो फरवरी 2004 में 2 देश और शामिल हो गए। वो 2 देश शामिल हुए नेपाल और भूटान। नेपाल का एन
और भूटान का बी। इसको इस बिम्स्टेक में शामिल करने का पूरा प्रयास किया गया कि यार कैसे करके इस बिम्स्टेक के जो नाम है उसमें एन और बी को और कहीं ना कहीं सेट करें, मतलब या तो डबल बी कर दें, बिम्स्टेक कर दें, लेकिन एन को डाले कहां पर। तो काफी मशक्कत हुई दोस्तों, और ये बिम्स्टेक में ये एन और बी कहीं भी सेट नहीं हो पाए, क्योंकि नाम से तो बनेगा ये बी फॉर बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। तो इनके नामों के बीच में एन और बी को डालना, आपको कोई नाम मिले तो आप बताना, लेकिन कहीं सेट ही नहीं हुआ। जब कहीं सेट नहीं हुआ तो उन्होंने कहा कि माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है, एक काम करो, इसका शॉर्ट नेम तो यही रहने दो और इसकी फुल फॉर्म चेंज कर दो। तो इस फरवरी 2004 में देखो इसकी फुल फॉर्म चेंज करती गई, और फुल फॉर्म चेंज करके इसका नाम क्या कर दिया गया दोस्तों। सबसे पहली बात तो इसमें अधिकतम देशों की सीमा बंगाल की खाड़ी से लगती है, दो की नहीं लगती, कोई बात नहीं भाई, नहीं लगती नहीं लगती, वो नाम आ गया बे ऑफ बंगाल। फिर I4 बना दिया गया INITIAT, सॉरी INITIATIVE, इनिशिएटिव फॉर। अब M4 बना दिया मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। मतलब मैं कहूं कि जैसे भारत में जब बच्चा होता है तो उसके नामकरण में कितना प्रयास किया जाता है कि भाई ऐसा नाम रखो कि नाम से ही पैसा आ जाए, जैसे मेरा नाम रखा गया दौलत खान। ऐसे बिम्स्टेक पे इतना प्रयास किया गया कि यार कैसे चेंज करें। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये कोई इनका ऑब्जेक्ट नहीं था मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। ये तो नेपाल भूटान को सेट करने के चक्कर में इसका बड़ा नाम चेंज हुआ। अदरवाइज का नाम तो था बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कॉपरेशन था। उसमें उस एमएसटी को सेट करने के लिए कहा गया मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। तो ये तो आप देखिए नाम की कहानी। और जैसा कि आप जानते हो जब नाम में इतना वक्त लग गया तो जाहिर सी बात है बाकी चीजों में वक्त लगेगा। तो यहां पर ये ध्यान रखना आप दोस्तों कि जो बिम्स्टेक है इसके अभी तक केवल 4 ही समिट हुई है। यह चीज बताती है कि बिम्स्टेक भी कहीं ना कहीं सार्क के पैटर्न पर तो नहीं चल रहा है। अभी तक केवल 4 सम्मेलन हुए हैं, और वो भी तब जब कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है कि कौन सा कब होगा। दोस्तों इसमें मैं आपको बता दूं कि पहली समिट जो है वो बेसिकली हुई बैंकॉक के अंदर, और जैसा कि आप सब लोग जानते हो बैंकॉक थाईलैंड में है। और ये समिट कब होती है दोस्तों, तो ये बेसिकली बैंकॉक में हुई जुलाई 2004 के अंदर। फिर दूसरी समिट नई दिल्ली में होती है। दूसरी समिट जो है वो बेसिकली नई दिल्ली में हुई, और वो कब होती है 2008 के अंदर। ठीक है, 4 साल तो कहते भाई 4 साल पे होगी, लेकिन आप देखिए तीसरी समिट हुई नापीता जो म्यांमार की राजधानी है, लेकिन कब हुई 2014 में। फिर चौथी समिट जो है वो बेसिकली काठमांडू में हुई, और वो समिट जो है वो बेसिकली हुई है 2018 के अंदर। तो आप देखिए समिट 4 साल पे हो रही है, 5 साल पे कोई फिक्स नहीं है। यहां पर ये 4 स्थापना हुई 1997 के अंदर, पहली समिट हो रही है 2004 के अंदर, दूसरी 2008 के अंदर, तीसरी 2014 के अंदर, चौथी काठमांडू के अंदर। तो आपकी समिट का समय सही नहीं है, आप कैसे कॉपरेशन करोगे। तो ये पॉइंट भी आपको
जब आपसे पूछे कि क्या कमी रह गई हमारे अंदर, तो ये पॉइंट जरूर बताना। ये मैंने इसको पूरा समझा दिया आपको। ये देखिए, बिम्स्टेक के देशों में ये कहा गया कि हम आपस में सहयोग करेंगे। किस आधार पर? उसका आधार क्या होगा कि सभी देश एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करेंगे, सभी देश एक दूसरे को समानता में बढ़ावा देंगे, आपस में क्षेत्रीय अखंडता को बढ़ावा देंगे, राजनीतिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देंगे, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को चलेगा और आपस में सम्मान किया जाएगा। बिम्स्टेक, कुछ पॉइंट और बताने मुझे। अब आप कहोगे सर बिम्स्टेक में किन एरियाज को कोऑपरेशन की बात की गई है, क्योंकि यहां नाम तो आ गया कोऑपरेशन, तो ये कोऑपरेशन किस किस सेक्टर में होगा और उसका लीडिंग कंट्री कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं कि यहां से आप देखोगे कि नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, टोटल कितने सेक्टर में बिम्स्टेक देशों के मध्य आपस में सहयोग चल रहा है। तो वो टोटल फील्ड जो है वो बेसिकली 14 फील्ड्स की बात की गई है। उसमें सबसे पहले कहा गया कि ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, व्यापार और निवेश में आपस में सहयोग करेंगे और इस मुद्दे पर लीडिंग कंट्री कौन सा बनेगा? बांग्लादेश। कि बांग्लादेश को यह काम दिया गया कि आप जो हैं बिम्स्टेक देशों के मध्य ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने का लीडिंग आप करेंगे। बिम्स्टेक देश टेक्नोलॉजी को आपस में कोऑपरेट करेंगे, इसकी जिम्मेदारी दी गई श्रीलंका को। बिम्स्टेक देश ऊर्जा को आपस में कोऑपरेट करेंगे, ये जिम्मेदारी दी गई म्यांमार को। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की जिम्मेदारी दी गई भारत को। ये आप देखिए इंडिया, और इसको मैं 1 नंबर डाल देता हूं इस साइड में। इंडिया को पहली जिम्मेदारी है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, परिवहन और संचार। फिर दूसरी कि बिम्स्टेक देशों में टूरिज्म को बढ़ावा कौन देगा? तो टूरिज्म के लिए लीडिंग कंट्री बनेगा इंडिया। तो ये दूसरी बिम्स्टेक में दूसरी जिम्मेदारी जो भारत जिसमें लीड कर रहा है वो आपका होगा पर्यटन। फिश मतलब कहते हैं मत्स्य को, इसमें जाएगा थाईलैंड, इसको थाईलैंड को। एग्रीकल्चर म्यांमार को, जिसका एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा कमजोर है उसको म्यांमार को जिम्मेदारी दी गई है। देखो आप, कल्चरल कोऑपरेशन, सांस्कृतिक सहयोग के लिए जिम्मेदारी दी गई भूटान को, इसमें कोई डाउट नहीं है, भूटान का सांस्कृतिक सहयोग बहुत अच्छा है। एनवायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी भारत को दी गई। निश्चित रूप से भारत इस काम को बहुत अच्छे से कर सकता है। तो तीसरा पॉइंट यहां पर आया, ये 3rd नंबर, एनवायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। उसके बाद पब्लिक हेल्थ, आपको पता है सबसे ज्यादा सिंथेटिक ड्रग्स तैयार होते हैं थाईलैंड के अंदर, उसी को तैयार दी गई कि वो पब्लिक हेल्थ का ध्यान रखेगा। ध्यान हो गया भाई पूरा पूरा। पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी थाईलैंड की जिम्मेदारी होगी। पॉवर्टी एलिवेशन, उस देश को गरीबी के क्षेत्र में सहयोग करने की बात की जो सबसे ज्यादा गरीब है दोस्तों, और ये जिम्मेदारी दी गई नेपाल को। कहां से संगठन सफल होगा? नेपाल को, पॉवर्टी एलिवेशन के अंदर, कि निर्धनता उन्मूलन का काम कौन करेगा? नेपाल। और एक पॉइंट आप देखिए, काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम, यहां पर आतंकवाद के विरुद्ध अभियान और अंतर्राष्ट्रीय अपराध को किस प्रकार से रोका जाएगा, उसमें सहयोग की जिम्मेदारी दी गई इंडिया को। मतलब कह सकता हूं कि पहले 14 पॉइंट्स जो आए उसमें 4 की जिम्मेदारी भारत को दी गई है कि भारत इनमें कोऑपरेट करेगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, और वो है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की जिम्मेदारी दी गई है बांग्लादेश को, कि बिम्स्टेक देशों में बांग्लादेश जो है इसका लीड करेगा। ये पॉइंट भी आपका यहां पर आएगा दोस्तों। तो ये 14 सेक्टर्स हैं जिसमें बिम्स्टेक देश आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे। तो ये पॉइंट मैंने आपको समझा दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। आपको पता है कि बिम्स्टेक का जो लेटेस्ट 4th समिट हुई, बिम्स्टेक की जो 4th समिट है, जो बेसिकली नेपाल में हुई, मतलब काठमांडू के अंदर हुई,
काठमांडू नेपाल के अंदर, उसमें जिम्मेदारी दी गई कि 2 क्षेत्रों को और जोड़ा जाए। जैसे उन क्षेत्रों में तो बहुत बड़ा काम कर ही लिया गया है, 2 क्षेत्रों को और जोड़ा जाए। यह आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि लेटेस्ट बिम्स्टेक में किन 2 नए एरियाज को शामिल किया गया है। तो ध्यान रखना, वो 2 एरिया है माउंटेन इकोनॉमी और ब्लू इकोनॉमी। यहां पर मैं इसको शामिल करूं तो एक है माउंटेन इकोनॉमी और एक है ब्लू इकोनॉमी। ये 2 क्षेत्र लेटेस्ट शामिल किए गए हैं। 2 क्षेत्र। माउंटेन इकोनॉमी से आप क्या समझते हो दोस्तों? माउंटेन इकोनॉमी का अर्थ होता है कोई ऐसा देश जो पर्वतीय देश है, उन पर्वतीय देशों की आर्थिक गतिविधियों को किस प्रकार से बढ़ावा देकर अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाए, उससे हम कहेंगे माउंटेन इकोनॉमी। हो सकता है टूरिज्म को जोड़ कर दिया जाए, हो सकता है नदियों के पानी का बेहतर तरीके से उपयोग किया जाए, उसको हम कहेंगे माउंटेन इकोनॉमी। तो एक तो है पर्वतीय अर्थव्यवस्था को जोड़ा गया है और दूसरा ब्लू इकोनॉमी। आप कहोगे सर ब्लू इकोनॉमी क्या होती है? नीली अर्थव्यवस्था क्या है? जब नए बंदरगाहों का निर्माण, समुद्री मार्गों पर नियंत्रण और नई समुद्री सामरिक नीति के जरिए देश अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है एवं द्वीपीय एवं प्रायद्वीपीय देशों के साथ बेहतर आर्थिक संबंध स्थापित करने की इस नीति को ब्लू इकोनॉमी कहा जाता है। और स्पेशली वे देश जो समुद्र में हैं उनकी अर्थव्यवस्था को बेहतर तरीके से फोकस किया जाए। वे देश जो प्रायद्वीपीय स्थिति रखते हैं उनकी अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए और कैसे आपस में जोड़ा जाए, उसको हम कहते हैं ब्लू इकोनॉमी। तो ये पॉइंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिम्स्टेक में लेटेस्ट कौन से 2 क्षेत्र जोड़े गए हैं, तो होगा माउंटेन इकोनॉमी एंड ब्लू इकोनॉमी। इसको भी आप लोग यहां पर बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे। उसके बाद हम आगे देखें फर्स्ट बिम्स्टेक समिट। यहां पे आप देख सकते हो 2004 में हुई और 2004 में उस समय बांग्लादेश की प्रधानमंत्री खालिदा जिया थी। अब तो खालिदा जिया जेल में दोस्तों, खालिदा जिया। और 2006 में उस समय ये थे भूटान नरेश सिग्मे वांगचुक। जो मुझे नाम याद है वो बता दूंगा दोस्तों। और मैं दक्षिण एशिया का सबसे कामयाब आदमी मानता हूं जिग्मे सिग्मे को, क्योंकि इनके 2 योगदान हैं। इन्होंने भूटान में लोकतंत्र की स्थापना की राजतंत्र के होते हुए 2006 के अंदर, और 2006 में इन्होंने अपने बेटे को राज सत्ता सौंप दी। और सबसे बड़ी बात, ये दुनिया में बात करते हैं किसकी? हैप्पीनेस की, कि हमें प्रसन्नता सूचकांक बनाना चाहिए। जीडीपी में आप अर्थव्यवस्था बल मत दीजिए, इस पे दीजिए। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, ये उस समय के नेपाली पीएम थे 2004 में। नेपाली पीएम, ये श्रीलंका का नेतृत्व ये हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान मनमोहन सिंह जी, जिनके बारे में कहते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत कम बोलते थे, लेकिन अब लोग कहते हैं कि उनका काम बोलता था डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये आप देख रहे हो, ये बेसिकली आपके आ गए थाईलैंड के प्रतिनिधि और यहां पर ये आ गए म्यांमार के। फर्स्ट बिम्स्टेक समिट जो है 2004 में थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के अंदर हुई थी। आगे बढ़े, नेक्स्ट आप देखिए, वापस दूसरी समिट जो है वो बेसिकली नई दिल्ली में हुई थी। बिम्स्टेक का दूसरा सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था। और ये सम्मेलन कब हुआ दोस्तों? 2008 में। और 2008 में उस समय भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है वो पीएम थे। उनकी टाइमिंग के अंदर ये सब कुछ हुआ था। तीसरा पॉइंट, थर्ड बिम्स्टेक समिट जो है वो 2014 में म्यांमार की राजधानी नापीता में हुआ था। मतलब कहाँ हुआ? म्यांमार में। और म्यांमार की राजधानी कौन सी है? नापीता में यह सम्मेलन हुआ था। और ध्यान रखना, श्री मनमोहन सिंह जी द्वारा लिया गया कोई अंतिम समिट कौन सा था एज ए पीएम? तो वो था आपका 2014 का समिट।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं और लेटेस्ट जो है 4th बिम्स्टेक समिट इन नेपाल, जिसमें 2 इंपॉर्टेंट इश्यूज को शामिल किया गया। वो 2 इंपॉर्टेंट इश्यूज आपको पता है कौन कौन से, नंबर 1 माउंटेन इकोनॉमी और दूसरा ब्लू इकोनॉमी को इसमें शामिल किया गया। इस प्रकार टोटल 16 क्षेत्रों में कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश किया जाएगा। ये पॉइंट यहां पर आएगा। बिम्स्टेक इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बिम्स्टेक देश जो है वो दुनिया में अपनी बिम्स्टेक जो है ये दुनिया की 22% जनसंख्या का नेतृत्व करते हैं। बहुत होती है दोस्तों, लगभग 1/4 हो गई। 22% जनसंख्या का नेतृत्व जो है ये बेसिकली 7 देश करते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये संगठन। साथ ही साथ इन सातों की मिला के जो अर्थव्यवस्था है वो लगभग 2.7 ट्रिलियन डॉलर की है, जो इंपॉर्टेंट माना जाता है। साथ ही साथ ये बे ऑफ बंगाल से जुड़े हुए अधिकांश देश है और बे ऑफ बंगाल जो है वो समुद्री व्यापार में बहुत बड़ी भूमिका रखते हैं। कहते हैं कि 1/4 ट्रेड जो है वो इसी खाड़ी से होता है, 1/4 ट्रेड इसी खाड़ी से होता है। साथ ही साथ इसमें जो फोकस एरिया किए गए हैं वो फोकस एरिया बेसिकली मल्टी सेक्टोरियल है, इसलिए टेक्निकल और इकोनॉमिक क्षेत्र में बहुत अच्छा जो है ये देश कर सकते हैं। सबसे बढ़कर कि जब दक्षिण एशिया में सार्क एक सफल संगठन के रूप में स्टैब्लिश नहीं हो रहा है तो निश्चित रूप से भारत बेहतरीन प्रयासों के द्वारा बिम्स्टेक को नई ऊंचाइयां दे सकता है, बिम्स्टेक को नई ऊंचाइयां दे सकता है। तो ये हमें ध्यान रखना होगा। 6 फोकस एरिया स्पेशली जो करना चाहिए, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म और फिश, ये बेसिकली यहां मेन 6 है, टोटल 16 है, उसमें से 6 को भी अगर फोकस करें तो हो जाएगा। एक आपसे पूछे कि बिम्स्टेक की अब समिट भविष्य में कहां पे होगी, तो चौथी नेपाल में हुई, तो जहां आगे होने वाली होगी उसको चेयरपर्सन का जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। इसलिए आपको पता होगा नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट बिम्स्टेक समिट जो है वो बेसिकली किस देश में होगी, तो उत्तर होगा श्रीलंका के अंदर। ये देखिए आप, श्रीलंका इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ बिम्स्टेक। ये बिम्स्टेक का लेटेस्ट चेयरपर्सन है, ये पॉइंट भी हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपसे पूछे कि भारत का क्या कोऑर्डिनेशन है और क्या कोऑपरेशन है बिम्स्टेक के अंदर, तो इसको मैं बताऊंगा। सबसे पहले भारत ने क्या किया है। नंबर 1 भारत का योगदान हम देखें तो यहां पर यह कहा गया है कि ऊर्जा जो है वो सभी बिम्स्टेक देशों की सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में है ऊर्जा। इसलिए भारत ने कहा कि बिम्स्टेक देशों की ऊर्जा सुरक्षा के लिए एनर्जी ग्रिड बनना चाहिए और उस एनर्जी ग्रिड को नाम दिया गया बिम्स्टेक एनर्जी ग्रिड की स्थापना की जाए। बिम्स्टेक एनर्जी ग्रिड, और आपको पता होगा बिम्स्टेक एनर्जी ग्रिड का मुख्यालय बेसिकली कहां पर है, तो मुख्यालय है बेंगलुरु के अंदर। बिम्स्टेक एनर्जी ग्रिड की स्थापना किस जगह की गई है, बेंगलुरु में, ताकि बिम्स्टेक के जितने भी देश हैं उनके बीच में जो है ऊर्जा को मजबूत किया जा सके। ये पॉइंट आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। बिम्स्टेक एनर्जी ग्रिड, बिम्स्टेक एनर्जी ग्रिड जो है उसकी स्थापना कहां पर की गई है, और जिम्मेदारी म्यांमार की, ध्यान रखना जिम्मेदारी म्यांमार की, लेकिन बेंगलुरु में उसका हेड ऑफिस स्टैब्लिश किया गया है। उसके बाद नंबर 2 इन्होंने कहा कि बिम्स्टेक देशों के मध्य पर्यटन अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण आधार बन सकता है टूरिज्म। इसलिए भारत ने कहा कि बिम्स्टेक, भारत ने सबसे पहले घोषणा की बिम्स्टेक टूरिज्म पैकेज की स्थापना की जाए। बिम्स्टेक टूरिज्म पैकेज को स्टैब्लिश किया जाए, और 2015 को आपको पता है, इस क्रम में आपको पता होगा कि 2015 में बिम्स्टेक देशों ने आपस में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिम्स्टेक ईयर को मनाया था, पर्यटन वर्ष के रूप में बिम्स्टेक देशों ने। 2015 को बिम्स्टेक पर्यटक वर्ष के रूप में मनाया गया, बिम्स्टेक टूरिज्म ईयर के रूप में मनाने का निश्चय किया गया था।
और एक आपको पता होगा कि भारत ने एक प्रयास और किया है, इंडिया की बात कर रहा हूं, भारत ने एक प्रयास और किया है और वो प्रयास है कि भारत चाहता है कि म्यांमार के रास्ते, भारत म्यांमार थाईलैंड के बीच में एक त्रिपक्षीय राजमार्ग का निर्माण भारत कर रहा है। इसके माध्यम से भारत न केवल साउथ ईस्ट एशिया में आसियान तक पहुंच सकेगा बल्कि बिम्स्टेक को मजबूत भी किया जा सकेगा। इसलिए इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे का निर्माण हो रहा है। यह बेसिकली भारत का एक बड़ा इनिशिएटिव है इस क्षेत्र में, इसको भी आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ आपको पता है कि भारत अपने नॉर्थ ईस्ट राज्यों में पहुंचना चाहता है। कौन से? मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय। और उसके लिए आपको पता है इसी बिम्स्टेक क्षेत्र का एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसको मैंने म्यांमार के अंदर बहुत अच्छे से समझाया था। उसका नाम है कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है इसी के तहत। एक इन्होंने ये कहा है, भारत ने कहा कि भारत ने ये भी कहा है कि बिम्स्टेक देशों में जल्दी ही बिम्स्टेक फ्री ट्रेड एरिया की स्थापना की जाए ताकि बिम्स्टेक देशों के मध्य व्यापार को और अधिक सुगम बनाया जा सके। तो ये कुछ ऐसे प्रयास हैं जो यहां पर किए गए हैं, तो इसको भी आपको याद रखना है। कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट को पूरा आप देख लेना। मेरे म्यांमार वाले चैप्टर में इंडिया म्यांमार रिलेशंस में मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है। कालादान नदी का नाम है, कालादान सितवे मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है जो मैंने बहुत अच्छे से विथ मैप वहां पे समझा रखा है। नेक्स्ट पॉइंट, आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि बिम्स्टेक जो है, इस बिम्स्टेक का परमानेंट सेक्रेटरीट कहां पर स्टैब्लिश किया गया है? बिम्स्टेक का परमानेंट सेक्रेटरीट कहां पर है? तो दोस्तों ध्यान रखना, बिम्स्टेक का परमानेंट सेक्रेटरीट जो है ये बेसिकली ढाका में स्टैब्लिश किया गया है, ढाका के अंदर। और ढाका मतलब बांग्लादेश की राजधानी में। और जो आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है ये बेसिकली बिल्डिंग है किसकी? बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर है ये, HQ ऑफ बिम्स्टेक, बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर है ये। आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट, HE मिस्टर तेनसिंग लेकपा, ये बेसिकली नए जनरल सेक्रेटरी है किसके? तो आपका बिम्स्टेक के नए जनरल सेक्रेटरी इनको बनाया गया है। ये आप पॉइंट यहां पर ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा ये कहें कि सार्क और बिम्स्टेक में डिफरेंस कहां पे आ रहा है, तो देखोगे सार्क और बिम्स्टेक को, सार्क बेसिकली आपका यहां से आएगा। पहले मैं इसको एकदम क्लियर कर दूं। सार्क जो है वो सार्क बेसिकली दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है। सार्क किसमें आएगा? दक्षिण एशिया में। और आपसे पूछे ये जो एरिया है इसको हम कहते हैं दक्षिण पूर्वी एशिया। और दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? तब इसमें नाम आएगा आसियान का। लेकिन आपसे पूछे कि वह कौन सा संगठन है जो दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया दोनों को जोड़ता है, तब आपका 100% नाम होगा उसमें। आपसे अगर यह पूछे कि दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया को जोड़ने वाला सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? तो बिम्स्टेक है, क्योंकि बिम्स्टेक एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इस साइड से मतलब दक्षिण एशिया के 5 देश और आसियान मतलब दक्षिण पूर्वी एशिया के 2 देश हैं। तो एक और आप देखोगे सार्क पूरी तरह से दक्षिण एशिया को समर्पित है, आसियान पूरी तरह से दक्षिण पूर्वी एशिया को समर्पित है, लेकिन बिम्स्टेक वो संगठन है जो इन दोनों को जोड़ रहा है, इन दोनों को जोड़ रहा है। यहां पर अगर हम सार्क वर्सेस बिम्स्टेक को देखें, सार्क वर्सेस अगर हम बिम्स्टेक का एक तुलनात्मक अध्ययन करने का प्रयास करें दोस्तों, तो आप लोग ध्यान रखना ये बेसिकली
एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कॉपरेशन की बात करता है, और किसमें? स्पेशली साउथ एशिया के अंदर। ये जो आप देखोगे बिम्स्टेक को, ये अंतरराज्यीय क्षेत्र है, मतलब बहुत सारे राज्यों को जोड़ता है, जो बेसिकली यहां पर साउथ एशिया, जो मैंने अभी आपको समझाया, ये कनेक्ट करता है साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, दोनों को जोड़ता है। ये पहला डिफरेंस आपको पता है इसमें, ये केवल साउथ एशिया को जोड़ता है। इसमें सब के सब देश साउथ एशिया के, लेकिन बिम्स्टेक ऐसा है जिसमें साउथ एशिया के देश भी है और साउथ ईस्ट एशिया के भी है। इसकी स्थापना 1985 में हुई, इसकी स्थापना 1997 में हुई। तीसरा, यहां पर जितने भी मेंबर्स हैं, उन मेंबर्स के बीच में रीजनल कोऑपरेशन के बजाय उन मेंबर्स में व्यापक स्तर पर टेंशन दिखाई देती है। वो चाहे भारत पाकिस्तान हो, भारत बांग्लादेश हो, श्रीलंका भारत हो, टेंशन दिखाई देती है। लेकिन यहां पर आप देखोगे बिम्स्टेक कंट्री जो है उसमें फ्रेंडली व्यवहार दिखाई देता है। यह आरंभिक स्थिति की बात है, फ्रेंडली रिलेशंस की ओर संकेत करता है। ये यहां पे आएगा कि मेंबर्स मेंटेन रीजनेबली फ्रेंडली रिलेशंस, तो ये पॉइंट यहां पे आएगा। फिर आप देखोगे सफर फ्रॉम रीजनल पॉलिटिक्स। दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन जो है वो क्षेत्रीय राजनीति से जूझ रहा है, क्षेत्रीय राजनीति से जूझ रहा है, रीजनल पॉलिटिक्स से। लेकिन इस प्रकार की कोई रीजनल पॉलिटिक्स यहां पर नहीं है, बल्कि यहां पर आपको आरंभिक समय से ही एक प्रकार का क्षेत्रीय सहयोग दिखाई दे रहा है। इसको मैं कह सकता हूं कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ बिम्स्टेक इज इंप्रूव ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेटिंग अमंग द कंट्रीज। ये आप यहां देखना, एक यहां देखिए कि यहां पर पावर बैलेंस जो है एसिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक पावर बैलेंस है, पावर का बैलेंस नहीं है, लेकिन यहां पर बैलेंस ऑफ पावर दिखाई देता है विद प्रेजेंस ऑफ थाईलैंड एंड इंडिया ऑन द ब्लॉक। यहां पर आप देखिए सार्क के अंदर बैलेंस नहीं है कंट्रीज के बीच में, कि बैलेंस कई मायने में पॉलिटिकल बैलेंस की बात करें तो वो बैलेंस यहां पर प्रॉपर दिखाई नहीं देता है। तो यहां पर मैं कहूंगा यहां पर एक प्रॉपर बैलेंस नहीं है, और जबकि यहां पर आपको एक पूरा बैलेंस दिखाई देता है। और यहां पर जो इंट्रा रीजनल ट्रेड है वो ओनली 5% है। आप देखिए कितना कमजोर सार्क हो रहा है, जबकि यहां पर इंट्रा रीजनल ट्रेड जो है इंक्रीज अराउंड 6% इन ए डिकेड। एक दशक में इनके मध्य 6% की ग्रोथ देखी गई है। ये बेसिकली दिखा रहा है कि बिम्स्टेक जो है वो सार्क की तुलना में कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये एक कंपैरिजन के माध्यम से भी हमने इसको करने का प्रयास किया। दोस्तों ये सार्क और बिम्स्टेक को बताया, इसलिए दोस्तों ध्यान रखना, अगर सीमा पार आतंकवाद में पाकिस्तान इसी प्रकार से लिप्त रहा तो बिम्स्टेक जल्दी ही सार्क का एक विकल्प के रूप में स्थापित हो जाएगा। साथ ही साथ जिस प्रकार से हिंद महासागर में चाइना पाकिस्तान के माध्यम से सीपीईसी और मैरीटाइम सिल्क रूट का निर्माण कर रहा है, उसको रोकने के लिए बिम्स्टेक निश्चित रूप से अहम भूमिका अदा कर सकता है। बिम्स्टेक के देश जो है वो बंगाल की खाड़ी के व्यापार को संतुलित कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, नए बंदरगाहों का निर्माण कर सकते हैं और आपस में सहयोग कर सकते हैं, पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसमें सार्क की तरह इतने द्विपक्षीय मसले नहीं है, इसलिए यहां पर सहयोग की बढ़ने की संभावना ज्यादा है। साथ ही साथ सार्क की तुलना में बिम्स्टेक को आगे करके निकट भविष्य के अंदर भी पाकिस्तान को अलग थलग करने की जो राजनीति है उसे और मजबूत किया जा सकता है, ताकि दुनिया भर में उसका चेहरा दिखाया जा सके कि पाकिस्तान किस प्रकार से सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। तो दोस्तों आज ये पूरा चैप्टर जो था वो बेसिकली सार्क और बिम्स्टेक पे था। मैंने अपनी तरफ से मैक्सिमम पॉइंट्स आपको बताने के प्रयास किए और उसमें कुछ मैटर भी लिया नेट से, ताकि आपको थोड़ा समझने में दिक्कत ना आए। तो आज हमारा सार्क और बिम्स्टेक के बारे में मैंने बहुत अच्छा समझाने का प्रयास किया। मैं दौलत खान फिर आपके पास नए टॉपिक के साथ, नए
आयाम के साथ, नए उत्साह के साथ, नई उमंग के साथ फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। आज इतना ही। नव भारत निर्माण के इस प्लेटफॉर्म पर फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।